हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय साक्षी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी एनवीएस 2022 एग्जाम एनालिसिस की सेकंड वीडियो। 1 से 5 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 6 to 12 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है। यहाँ पर आप हर क्वेश्चन के साथ जो कंसेप्ट कर रहे हो उसके अंदर भी 2 या 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो आप ये देखिए, हर क्वेश्चन के साथ आपके 2 या 3 क्वेश्चन और रेडी हो रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है। जितने भी आपको पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम होने वाले हैं सभी के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस की क्या लिमिटेशन है? ई बिजनेस क्या होता है पहले तो ये देखिए। ई बिजनेस होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। जो बिजनेस आप ऑनलाइन करते हो उसको हम ई बिजनेस बोलते हैं। अब ई बिजनेस की क्या, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये सब ई बिजनेस कर रहे हैं। इनकी लिमिटेशन क्या है? इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या, पहली क्या है? रेड टेप को रिड्यूस कर रहे हैं। ये तो लिमिटेशन नहीं है, सही बात है कि रेड टेप का मतलब क्या होता है? यहाँ रेड टेप का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी करना, ज्यादा रूल रेगुलेशन करना किसी चीज के ऊपर। जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दी जाती है रूल रेगुलेशन लगा करके। और ई बिजनेस करने से वो कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, ज्यादा रूल रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो पहली बात बिल्कुल सही है, ये लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात है स्पीड की। तो ई बिजनेस करने से भाई स्पीड भी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है लो पर्सनल टच। ये लिमिटेशन है कि ई बिजनेस करने से हमारा पर्सनल टच नहीं रहता है या कम रहता है। लाइक मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मैं उसको टच नहीं करके देख सकती। मुझे जस्ट टिक देखी मैंने और मंगवा लिया। तो ये लो पर्सनल टच, ये हमारी क्या रहती है? लिमिटेशन रहती है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। मूवमेंट टुवर्ड अ पेपरलेस सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। ई बिजनेस करते हैं तो पेपरलेस हो जाती है सोसाइटी। तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड। एक हुंडी है, उसको क्या करते हैं? पेबल टू ऑर्डर है। पेबल टू ऑर्डर का मतलब क्या है कि जब हम पे करेंगे, पेबल टू ऑर्डर है कि एक हुंडी, पहले तो समझिए होता क्या है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है हुंडी। ट्रेडिशनल टाइम में ये एक इंस्ट्रूमेंट चलता था। लाइक दैट कि ट्रेडिशनल टाइम में अगर किसी को मनी की रिक्वायरमेंट होती थी तो ये उस टाइम पर चेक वगैरह नहीं होते थे, क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे, डेबिट कार्ड नहीं होते थे, एटीएम्स नहीं होते थे कि आपने कैश कैरी नहीं करना तो आप एटीएम ले जाइए। प्लास्टिक मनी नहीं थी, तो वहां पर चलती थी सिंपल एक कागज का टुकड़ा कि मुझे अगर मनी चाहिए, मैं हिसार से दिल्ली जा रही हूँ, तो मेरे को क्या करना है? मैं हिसार के किसी भी बिजनेसमैन के पास जाऊंगी, वहां पर अपने मनी उस बिजनेसमैन को दे दूंगी और एक कागज का टुकड़ा ले लूंगी कॉल्ड हुंडी। और फिर मैं दिल्ली जाऊंगी वो कागज का टुकड़ा दे करके सेम उसी बिजनेसमैन की ब्रांच में, और मैं उनसे मनी ले लूंगी। तो एक सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता था। ये सिर्फ एक विश्वास आश्रित थी, लीगल नहीं था। इसको बोलते हैं हुंडी। हुंडी भी अलग अलग टाइप की होती है। फरमान जोग हुंडी, धनी जोग हुंडी, शाह जोग हुंडी, जोखमी हुंडी। मेनली ये यहाँ पर मुद्दती और दर्शनी। मुद्दती हुंडी क्या होती है? मुद्दती यानी कि एक मुद्दत के बाद, एक फिक्स्ड टर्म के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद जो ड्यू होती है पेबल करने के लिए, उसको हम मुद्दती हुंडी बोलते हैं। और दर्शनी होती है एट साइट, जब आपने वो दिखाई तभी आपको उसका पैसा मिल जाएगा। दर्शनी यानी कि जो एट साइट का बिल होता है, देखते ही क्लियर हो जाता है। और मुद्दती 1 महीने का, 2 महीने का, 5 दिन का, 10 दिन का, एक फिक्स्ड टर्म के बाद जो ड्यू होती है। तो यहाँ पर उन्होंने बात किसकी की है? फिक्स्ड टर्म की। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि मुद्दती वाला आंसर होगा, तो इसको तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी बच गए 3। अब पेबल टू ऑर्डर। ऑर्डर होता है मतलब आदेश पर। आदेश मतलब फरमान। फरमान जारी करना यानी कि फरमान के टाइम, यानी कि उर्दू का जो वर्ड है ना फरमान, कि फरमान ऑर्डर दे करके जब एक हुंडी का बिल क्लियर कराया जाता है तो उसको कौन सी बोलते हैं? फरमान जोग हुंडी। बाकी की बात कर लेते हैं हम। धनी जोग हुंडी जो पेबल टू ऑनर होती है। शाह जोग हुंडी होती है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को ही दी जाती है। जोखमी हुंडी होती है जब हम गुड्स को डिस्पैच करते हैं उस टाइम पर जो बनाई जाती है। ये 4 टाइप की हुंडीज हमने बात कर ली है। उसके बाद बात करते हैं हम 8th क्वेश्चन की। In case of these industries, the material which have already been extracted is used to produce goods for final use or consumption or for further processing by other industrial unit. आपको ये 4 इंडस्ट्रीज दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि जो रॉ मटेरियल है उसका यूज करके हम फाइनल गुड्स बनाते हैं, तो किस इंडस्ट्री में उसका यूज किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर।
अब हम चारों इंडस्ट्री को देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी के अंदर क्या है आपको पता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, जहां पर क्या है रॉ मटेरियल बनता है, लाइक कॉटन है, कपड़ा बनता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी में क्या है, कॉटन उगाई जाती है खेतों के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाएगा प्राइमरी में। तो यहाँ से रॉ मटेरियल निकला, कपड़ा कहाँ बना, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। टर्शियरी क्या होता है, सर्विस सेक्टर, लाइक रेस्टोरेंट है, आप खाना खाने गए हो, वहां पर जो वेटर की सर्विस है, कार में गए, टैक्सी में गए, उनकी जो सर्विस है, एजुकेशन सेक्टर में गए, उनकी जो सर्विस है, ये टर्शरी का पार्ट होती है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो ब्रीडिंग पर्पस के लिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ने के लिए, लाइक कैटल ब्रीडिंग है, पशुपालन कर रहे हो आप, हॉर्स ब्रीडिंग है, या नर्सरीज है, पौधों की नर्सरीज बनाई जाती हैं, या फिर बी कीपिंग है, मधुमक्खी पालन कर रहे हो आप, यानी कि फिशिंग है। तो यानी कि जो एनिमल्स की ब्रीडिंग के लिए, जनरेशन के लिए जो इंडस्ट्रीज होती है उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो चार टाइप की इंडस्ट्री की बात की हमने, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी और जेनेटिक। आपके यहाँ सेकेंडरी की बात की गई है, एक पीजीटी में क्वेश्चन आया था पिछली बार जेनेटिक इंडस्ट्री से कि हॉर्स ब्रीडिंग नर्सरीज वाली इंडस्ट्री कौन सी होती है, तो उसका आंसर रहेगा आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। सर्विस सेक्टर के लिए पूछ सकता है तो टर्शरी होता है, एग्रीकल्चर आ जाए तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होता है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन गए हैं आपके। हुंडीज में फरमान से आया हुआ है, हो सकता है आपसे शाहजोग पूछ ले, जोखमी हुंडी पूछ ले क्या होती है, मुद्दती हुंडी पूछ ले क्या होती है, दर्शनी क्या पूछ ले होती है। दर्शनी मतलब दर्शन, एट साइट। मुद्दती मतलब एक मुद्दत यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद की। ठीक है जी, तो चलिए हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर लेते हैं, क्या होता है सबसे पहले। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक फंड है जिसको क्रिएट किया गया था 1944 के अंदर। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू हैम्पशायर में, यूनाइटेड स्टेट की जो एक शहर है ब्रेटन वुड्स, वहां एक न्यू हैम्पशायर है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। 44 दिन, 44 डेज वो कॉन्फ्रेंस चली थी। 1930 के अंदर क्या हुआ था, एक महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन आ गई। उस डिप्रेशन को कवर करने के लिए मिस्टर डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मेनार्ड केन्स के माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, 44 देशों की एक कॉन्फ्रेंस, सॉरी 44 दिन की एक कॉन्फ्रेंस की। ये कॉन्फ्रेंस चली थी, ब्रिटेन वुड्स के अंदर की गई थी, जो जुलाई 1944 के अंदर। इसका रिजल्ट ये निकला कि 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, दो ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए जिससे कि डिप्रेशन के जो इफेक्ट हैं उसको खत्म किया जा सके। ठीक है जी, तो आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईएमएफ कौन सी कॉन्फ्रेंस का पार्ट है, तो जी न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड्स का पार्ट है। ट्विंस दो कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे ब्रिटेन वुड्स की, ट्विंस कौन सी होती हैं, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आप बता सकते हो। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था मैम, 1930 में आया था। ठीक है जी, और जो न्यू हैम्पशायर जो शहर है वो कौन सी जगह का पार्ट है, तो यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। क्लियर हो गई बात जी मैम। उसके बाद है जो डिप्रेशन को कवर अप करने के लिए जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, उसका आइडिया किसका था, तो मिस्टर हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मेनार्ड केन्स का ये आइडिया था, दो पर्सन थे ये। क्लियर हो गई बात जी मैम। हेडक्वार्टर कहाँ, इसको स्टार्ट कब किया गया है, 27 दिसंबर 1945 को इसको स्टार्ट किया गया। इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं, हाल फिलहाल में 190 कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी के अंदर आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया था, ये तो इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन के लिए बनाया गया था। ये इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, यानी कि जितनी भी मॉनेटरी एक्सचेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उसको ये सॉल्व करता है, लाइक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, या मेंबर कंट्रीज को क्या करना है, उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिफिकल्टीज है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिकल्टी का मतलब क्या है, कब आती है ये डिफिकल्टी, जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट कम होते हैं, तो हम माइनस में आ जाते हैं, वहां पर डिफिकल्टीज आती है, फिर हमें लोन लेना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। तो वहां पर भी है आईएमएफ हमारी हेल्प करता है। यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस जितने भी हैं इंटरनेशनल, उसकी रिकवरी के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उनको हमारी हेल्प करने के लिए क्या काम करता है, आईएमएफ हमारी हेल्प करता है। तो ये सब इसके फंक्शंस में आते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की बात कर ली जाए तो एक शॉर्ट टर्म
क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, सही बात है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, हमें उधार देता है। दूसरा कहता है कि एक मशीनरी है, ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, बिल्कुल सही बात है, एक्सचेंज रेट के लिए है, एक सिस्टम है। एक्टिंग एज अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, हमने अभी अभी तो बात की ना कि ये हमें लोन प्रोवाइड करता है फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी के में ट्रांजेक्शन करने के लिए, करंट ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो ये तीनों चीजें सही है। मनी और मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो लैंडिंग करना हो, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है, ये सब ठीक है। फोर्थ देखिए, एक्टिंग एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ये इसका काम नहीं है, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जो कि DSB वहां बनाई जाती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जिसका काम क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में जो भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट चलते हैं उसको वो सॉल्व करते हैं। तो ये IMF का काम नहीं होता है, तो इस तरीके से ये IMF फंक्शनिंग करता है। तो अब देखिए आपकी एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके, जैसे कि ये पूछ सकता है वाशिंगटन DC किसका हेडक्वार्टर है, आप बताओगे IMF का। ब्रिटेन वुड्स की ट्विन सिस्टर किसको बोला जाता है, आप बोलोगे मैम IMF और वर्ल्ड बैंक को, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि जो ये कॉन्फ्रेंस हुई वो कौन सी सिटी में हुई थी, तो न्यू हैम्पशायर में हुई थी। कहाँ था, US में था। डिप्रेशन कब आया था, 1930s में। किसका आइडिया था, मिस्टर डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड केन्स का ये आइडिया था। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि ये कितने दिन तक चली थी, 44 डेज तक चली थी। हाल फिलहाल कितनी मेंबर कंट्रीज है, तो 190 मेंबर कंट्रीज है। तो ये सब आपका IMF का ओवरव्यू है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर के राइट की बात की गई है। कंज्यूमर के अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो कंज्यूमर है कौन। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स और सर्विसेज की कंजप्शन करता है, उनको परचेज करता है, चाहे वो गुड्स ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। समझ में आया, गुड्स 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो कौन सी गुड्स के लिए मिलती है, चाहे उसने ऑनलाइन परचेज की हो, चाहे उसने ऑफलाइन परचेज की हो। ठीक है, लेकिन जो रीसेल पर्पस के लिए जो गुड्स खरीदी जाती है उनकी ये प्रोटेक्शन नहीं देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई बुक खरीदी, वो फटी हुई आ गई, मैं क्या करूंगी, कंपनी में वापस भेजूंगी, कंपनी कहती है हम तो नहीं लेंगे, मैं कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल दूंगी। लेकिन अगर मेरा वो पर्पस बुक को खरीदना इसलिए था कि मैं आगे किसी अदर पर्सन को बेच दूं, और फिर अदर पर्सन बोले कि ये बुक फटी हुई थी, तो वो सिर्फ मेरे ऊपर क्लेम कर सकता, मैं नहीं आगे क्लेम कर सकती, क्योंकि मेरा पर्पस तो रीसेल करना था। तो हम कंज्यूमर कब बनते हैं, जब हमारा पर्पस कंजप्शन करना होता है, या फिर किसी को ऐसा गिफ्ट दे दिया तो भी हम कंज्यूमर हैं, लेकिन दोबारा सेल करने वाला कंज्यूमर नहीं होता। तो चलिए, कंज्यूमर के 6 राइट दिए गए हैं, 6 राइट्स अवेलेबल हैं, तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Consumer rights are designed to ensure free and fair trade practices being followed in the market so as to remove the harassment of the consumer who may or may not have any knowledge regarding their right provided by law। कहता है कि कंज्यूमर के जो राइट डिजाइन किए गए हैं, जितनी भी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं वो फेयर हों, कस्टमर की हरासमेंट ना हो, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी कि कस्टमर की सुख सुविधा के लिए ये 6 राइट बनाए गए हैं। पहला क्या, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, कस्टमर को प्रोटेक्शन मिले, किससे, हजार्डियस गुड्स से भाई। अब इलेक्ट्रिक गुड्स होती है, एकदम से आप इलेक्ट्रिक रॉड लेके आ गए, आपने लगाई, आपको शॉक लग गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है, हम कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं, हमारा पहला राइट है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सेकंड है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि कोई भी ऐसी वस्तु जो आप खरीद के आ रहे हो, आपको उसकी सूचना हो, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, पोटेंसी क्या है, फ्यूचर में कितना चलेगी, प्योर है कि नहीं है, स्टैंडर्ड क्या है, प्राइस क्या है उस गुड्स का, ये सारी चीजें कस्टमर को पता हो, ताकि उसके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। तीसरा कहता है कि राइट टू बी अश्योर्ड, कि जो भी आप वस्तु लेकर के आ रहे हो, गुड्स लेकर के आ रहे हो, अश्योरेंस हो, अश्योरेंस हो कि आपने सही खरीदी है। कैसे अश्योरेंस होगी, जब आपके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स होंगी, कम्पिटिटिव प्राइसेस पे आप कंपेयर करके लेके आओगे, तो जब आपको सेल्समैन बहुत सारी गुड्स ऑफर करेगा, हर एक साइज की, प्रोडक्ट की, क्वालिटी की, अलग अलग वाइड वैरायटी में ऑफर करेगा, तब आप खरीद करके आओगे, तो उसको बोलते हैं राइट टू बी अश्योर्ड। फोर्थ है, राइट टू बी हियर्ड,
आपकी सुनवाई करने का भी अधिकार हो। जब आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉल करते हो या फिर जा करके बोलते हो उनको, तो आप उनको सुननी पड़ती है आपकी बात, क्योंकि आप कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि उसकी सुनवाई की जाएगी। राइट टू सीक रेड्रेसल। रेड्रेसल का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान किया जाए। ठीक है, उसके बाद राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को एजुकेशन दी जाए, कंज्यूमर को अवेयरनेस दी जाए, टाइम टू टाइम उनको बताया जाए। तो ये सारे राइट कस्टमर के होते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर राइट्स दैट स्टेट्स दैट the marketer should offer a wide variety of products। मैंने अभी अभी बताया आपको कि वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करेगा। आप दुकान पे जा रहे हो कपड़े लेने, आपको दुकानदार क्या करता है? बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स दिखाता है कि ये रेड वाला है, ये ग्रीन वाला है, ये ब्लू वाला है, ये हाई रेट का है, लो रेट का है, इसका ये ब्रांड है, ये प्राइस है, ये साइज है। हर चीज आपको दिखाता है और आप उसमें से चॉइस करके लेकर के आते हो। तो ये आपका कौन सा राइट है, बताइए? तो ये आपका राइट है, राइट टू बी अश्योर्ड, कि आप अश्योर्ड हो कि आपने ये चीज ले ली। समझ में आया? आपके पास पहले क्या होगा? एक्सेस होती है वैरायटी ऑफ गुड्स की, आप उनमें से फिर चॉइस करके लेते हो। तो इसका आंसर रहेगा राइट टू बी अश्योर्ड। ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। समझ में आया? तो देखिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ए ब्रांड। ब्रांड के दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो ब्रांड क्या है, बताइए? ब्रांड है, ब्रांड के दो कंपोनेंट होते हैं, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। पहला है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या हो जाएगा? जैसे किसी बच्चे का नेम होता है वैसे ही एक ब्रांड का नेम होता है। लाइक लक्स है, रेक्सोना है, हमाम है, जिससे हम क्या करें? आइडेंटिफाई कर सके और दूसरों से डिफरेंशिएट कर सके। दूसरा क्या है? ब्रांड मार्क। मार्क क्या होता है? कोई सिंबल हो गया, डिजाइन हो गया, लोगो हो गया, जिसको आप बोल नहीं सकते, सिर्फ पहचान सकते हो। लाइक पीएनबी का कुछ ऐसा ऐसा सा बना हुआ होता है, आप देख के समझ जाते हो कि ये पीएनबी का साइन है। ठीक है, डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हो तो प्लस का सिंबल मिलता है, दिस इज द मार्क। और अगर डॉक्टर का नाम क्या है, लाइक मेदांता हॉस्पिटल है, तो आप मेदांता में गए तो मेदांता का ब्रांड नेम हो गया और उसका सिंबल क्या होगा? वो उसका ब्रांड मार्क हो जाएगा। तो ये आपके ब्रांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पांच फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो हमारा पहला फंक्शन है प्लानिंग, उसमें ये चार चीजें दी गई हैं। बताइए इन चारों में से कौन सी प्लानिंग की लिमिटेशन नहीं है? तो प्लानिंग की लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, जी मैम। ठीक है, तो क्या ये लिमिटेशन हो जाएगी? बताओ। नहीं, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, ये लिमिटेशन थोड़ी है, ये तो उसकी फीचर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ये लिमिटेशन है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हम पहले से ही प्लान करके चल रहे हैं। कोई काम हमने जो फ्यूचर में करना है उसकी पहले से ही हम एक सिस्टमेटिक तरीके से जब एडवांस में योजना बनाते हैं उसको प्लानिंग कहते हैं। एडवांस में हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं कि पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। ठीक है, तो प्लानिंग से रिजिडिटी आती है, यानी कि हम एक फिक्स्ड टर्म में बन जाते हैं। उससे क्रिएटिविटी कम हो जाती है, हम नए नए इन्वेंशन नहीं लगा सकते, जो हमने पहले सोच लिया हमें वही करना पड़ेगा। प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती भाई, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, ऊपर नीचे होती रहती है। अब मैंने सोच लिया कि मैं मेरे मनी को एक महीने तक इन्वेस्ट करके रखूंगी, लेकिन हो सकता है कि उसका पैसा कल ही इतना डबल हो जाए कि मेरे को इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, मैं अपना रिकवर कर लूंगी मार्केट से। तो मैं जरूरी थोड़ी ना है कि मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करूंगी। तो प्लानिंग की लिमिटेशन है कि ये डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती, इससे क्रिएटिविटी कम होती है, रिजिडिटी आती है। लेकिन ये लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, तो ये इसकी फीचर है, एडवांटेज है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। और जो हमारे चैनल पर न्यू है मैं उनको बता देती हूँ। आई एम साक्षी चावला और मैं आपके साथ बनी हूँ एनवीएस पीजीटी कॉमर्स एग्जाम की जो एनालिसिस चल रहा है उसको लेकर के। हमारी जो सीरीज बनी हुई है, इससे पहले भी हम एक वीडियो डाल चुकी हैं। और पीजीटी कॉमर्स की या अदर कॉमर्स के नेट की जितनी भी वीडियोज है आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो देखते रहिए। और अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।